हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। हमारे पास यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो इसके लिए हम समीकरण से समझेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और यही पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद क्या होता है, तो इन अभिकारकों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो समीकरण है वो संतुलित क्यों होना चाहिए, हम यह भी समझ लेते हैं। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसीलिए जो भी समीकरण होता है वो संतुलित ही होता है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। हमारे पास यहाँ पर एक असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई सा भी समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के अभिकारक है और ये जो जल बना है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा। संतुलित समीकरण में होता क्या है कि अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। अब हम उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो 1 है और अभिकारक में 2 है। तो हम यहाँ पर उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 करेंगे, तो अब यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि जल का सूत्र H2 होता है, इसलिए हम 2 यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। लेकिन ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे कम करेंगे, ये 2 और इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो उत्पाद में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 4 है, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे भी हमें 4 करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो H2 होता है, मैं H4 नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे भी 4 हो गई और यहाँ पे भी 4 हो गई। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण है। इसे हम यहाँ पर सिंबल के साथ समझ लेते। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में 4, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, टोटल हो गई हमारे पास परमाणु संख्या 6 और उत्पाद में भी टोटल परमाणु संख्या 6। मतलब अभिकारक की परमाणु संख्या भी 6 है और उत्पाद की परमाणु संख्या भी 6 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण हो गया। इस समीकरण में अभिकारक मतलब बाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और उत्पाद मतलब दाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और उत्पाद दाएं तरफ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें उस तत्व की संयोजकता ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। मतलब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है, मतलब रासायनिक बंध
बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि संयोजकता क्या होती है। अब हमारे पास यहाँ पर संयोजकता है, मतलब संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व की वह क्षमता जिसके द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाता है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, जिसे संयोजकता कहा जाता है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए, और यह संख्या हमें उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता होगी। मतलब हमें संयोजकता ज्ञात करने के लिए उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा और उपकक्षा में स्थित है। परमाणु संख्या के आधार पर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाता है। इसे बोर-बरी योजना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें 2n² सूत्र का उपयोग करके प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित की जाती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अब हम इस फार्मूले से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, और यहाँ n का मतलब होता है कक्षा। इसके अनुसार हमें यह ज्ञात होगा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार हम विभिन्न कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले हमें उस तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर बोला जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह संख्या किसी तत्व की पहचान होती है, क्योंकि हर तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भारी होने के कारण परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के होते हैं, और ये हल्के होने के कारण इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार। इसे भी हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट है मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया परमाणु संख्या। अब दूसरा हम पॉइंट समझेंगे कक्षाएं, कि कक्षाएं क्या होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो नगण्य होता है, मतलब द्रव्यमान 0 के बराबर माना गया है। इसलिए हल्के होने के कारण यह इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और एक निश्चित ऊर्जा लेकर। अब वो निश्चित ऊर्जा क्या होती है, अब हम यह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन वितरण। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षाओं में भरा जाता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर K का मतलब पहली कक्षा, L का मतलब होता है दूसरी कक्षा, M का मतलब तीसरी कक्षा और N का मतलब चौथी कक्षा। और पहली कक्षा के लिए हम N के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर N के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तीसरी कक्षा में हम N के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और चौथी कक्षा में N के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वितरण का ज्ञात करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2n², और जहां n एक कक्षा की संख्या होती है। और चौथा पॉइंट होता है अष्टक नियम। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और यह अष्टक नियम का पालन करता है। यदि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अगली कक्षा में चले जाते हैं। अब इस चारों नियम के अनुसार हम उस तत्व की संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कैल्शियम तत्व की संयोजकता।
और कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना होगा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। मतलब यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो यहाँ पर हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो यहाँ पर हम n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर n के प्लेस पर हम 3 पुट कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का हम जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब है कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इस प्रकार इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अब यहाँ पर हम कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें कैल्शियम की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। परमाणु संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा के साथ कक्षाओं में घूमते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 और 2। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में यहाँ पर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 कक्षाओं में कुल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और अब इसके पास 20 में से बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18, लेकिन बचे इसके पास 10। तो यह क्या करता है? पुनः अपना अष्टक कंप्लीट करता है, मतलब तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास चौथी कक्षा आएगी, और चौथी कक्षा में यहाँ पर बचे मतलब 20 इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम के पास, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 और 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और दूसरी में 2। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से ज्ञात कर सकते हैं कैल्शियम की संयोजकता, क्योंकि संयोजकता क्या होती है हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मतलब संयोजकता को कैसे निर्धारित किया जाता है हम ये समझ लेते हैं। इस कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। अब इसे पुनः अष्टक कंप्लीट करना है अपना, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद 8 आए, फिर वापस 8 आ गए। अब हम वापस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि 8 के बाद हम 2 इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा सकते। मतलब 8 के बाद या तो फिर वापस 8 होना चाहिए, या तो फिर 18 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए कक्षा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या पूर्ण करना? अष्टक पूर्ण करना। इसलिए इस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसके लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 6 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब जाकर ये अष्टक कंप्लीट होगा। लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि हाँ इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसमें भी इतनी क्षमता नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसलिए क्या करता है? अपना अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए, मतलब तीसरी कक्षा को पूर्ण कर लेता है, इसलिए बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो बाहरी कोश में, मतलब सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता हो जाएगी 2। यदि यह अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, तो वही उस तत्व के मतलब कैल्शियम की क्या हो जाती? संयोजकता हो जाती। और इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि यह अपने अक्रिय गैस मतलब अपने अष्टक को पूर्ण करता है।
और इसका अष्टक तीसरी कक्षा में पूर्ण हो गया था, इसलिए चौथी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका त्याग कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं, मतलब संयोजकता ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम की। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहली कक्षा की। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब इसके पास कुल हो गए इलेक्ट्रॉन 10 और इसके पास बचा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में अब हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा हमारे पास 2 8 और 1। अब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसलिए यह क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 12 होती है। तो पहली कक्षा में हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो इसमें हम ले लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर ले लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर तीसरी कक्षा में ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 2। अब हमें मैग्नीशियम की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसे भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से ले ही नहीं सकता, क्योंकि किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। इसलिए यह क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, दूसरी कक्षा में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली में 2 आ गए और दूसरी में 8 आ गए, टोटल हो गए 10। अब इसके पास कुल है 13, तो 10 आगे बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में ले लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। इस प्रकार एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 3। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं है और किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसलिए क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3। इस प्रकार हम बात करेंगे अब फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो पहली कक्षा की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अब दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बचे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पहली कक्षा में आ गए। तो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 7। अब इसे बाहरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। तो यहाँ पर संयोजकता आ जाएगी 1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8। अब पहली कक्षा में हम ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। और दूसरी कक्षा में अब इसके पास यहाँ पर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में 2 आ गए और टोटल 8 है, तो 2 आ गए तो बचे 6। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 6। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या त्यागना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब हम एक और तत्व की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या, दोनों एक ही है। परमाणु संख्या 7 है। तो पहली कक्षा में आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब दूसरी कक्षा में बात करते हैं, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कुल परमाणु संख्या इसके 7 है, तो इसके पास बचे 5। तो बाहरी कोश मतलब दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 5। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। अर्थात बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसी संयोजकता के आधार पर समीकरण को संतुलित करेंगे। किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का लेना या देना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए वह धन आयन कहलाती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए वह ऋण आयन कहलाती है। अब हम यह समझेंगे कि संयोजकता का उपयोग कर किस प्रकार सूत्र लिखा जाता है। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम है Na, इसकी संयोजकता 1 होती है, और ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। अब हम सूत्र लिखेंगे, तो जो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, वो सोडियम के साथ लिखी जाएगी, और जो सोडियम की संयोजकता है 1, वो ऑक्सीजन के साथ लिखी जाएगी। मतलब इन्हें क्रॉस में लिखा जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा Na2O1। यहाँ पर 2 है, वो ऑक्सीजन की संयोजकता दर्शाएगा, और 1 सोडियम की संयोजकता। तो यहाँ पर 1 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका सूत्र होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है और सोडियम की 1 संयोजकता है। और दूसरी चीज, इसमें जो धातु होता है उसे पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। सोडियम धातु है, इसलिए सोडियम को आगे लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन अधातु है, इसलिए ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है। और अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर अब हम इसे क्रॉस में लिखेंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2O2। अब दोनों की संयोजकता समान है, इसलिए ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब दोनों की संयोजकता समान हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, या तो ये क्रॉस हो जाती है, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा MgO। इसी प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ऑक्सीजन की संयोजकता जो 2 है वो एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ क्रॉस में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Al2O3। यह सूत्र हो जाएगा। ये 2 दर्शाता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, और यह 3 दर्शाता है कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। और धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार सूत्र लिखने का नियम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न है जिन्हें हमें संतुलित करना है, और ये हमारा शब्द समीकरण कहलाता है, जिसे हम पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर उसे संतुलित करेंगे। तो हमारे पास शब्द समीकरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो शब्द समीकरण को पहले हम सूत्र समीकरण में लिखेंगे, और सूत्र समीकरण में लिखने से पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं, ताकि हमें संतुलित करने में कोई परेशानी ना आए। तो हम लिख लेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हमने यहाँ लिख लिया हाइड्रोजन की संयोजकता 1। हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का संकेत Cl होता है, और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होती है। अब जब
दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, मतलब सूत्र बनाते हैं, तो इन दोनों की संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है। मतलब क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ लिखी जाएगी और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर सूत्र आ जाएगा H1Cl1। अब दोनों की संयोजकता समान होती है, इसलिए एक से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सूत्र आ जाएगा HCl, और यही होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब हम यहाँ पर शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन इसका सूत्र H2 होता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, लेकिन सूत्र Cl2 होता है। और जब दोनों अभिक्रिया आपस में करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कर दिया। अब ये हमारे पास जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, और इसे हम संतुलित करेंगे। मैं यहाँ पर एक और समीकरण ले लेता हूँ ताकि आपको संतुलित और असंतुलित में डिफरेंट पता चल जाए कि क्या डिफरेंट था। अब ये हमारा जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमारे अभिकारक होते हैं, और हाइड्रोक्लोराइड ये हमारा उत्पाद होता है। और अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ही वह समीकरण संतुलित कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है अभिकारक वो 2 है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए असंतुलित है। तो हमें इसे संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो गई, मतलब हाइड्रोजन की। अब बात करेंगे हम क्लोरीन की। तो यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, और ये जो 2 है ये इस मतलब क्लोरीन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की भी परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण संतुलित समीकरण बन गया। बस हमने यहाँ पर 2 पुट किया और यह संतुलित समीकरण हो गया। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समीकरण है, और यह भी एक शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब जब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमें इसे सूत्र समीकरण में लिखना होगा और फिर उसे संतुलित करना होगा। तो किसी भी समीकरण को सूत्र के रूप में लिखना हो या फिर उसे संतुलित करना हो, दोनों में हमें उन तत्वों की संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। मतलब हम सबसे पहले इन तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमारे पास तत्व है बेरियम, तो बेरियम का संकेत होता है Ba और इसकी संयोजकता 2 है। यहाँ पर है क्लोराइड, और क्लोराइड का संकेत Cl होता है और इसकी संयोजकता 1 है। क्लोराइड ही क्लोरीन होता है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। मतलब जब क्लोरीन तत्व के रूप में रहता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है, और जब क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो क्लोराइड पढ़ा जाता है। यहाँ पर है एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है Ai और इसकी संयोजकता है 3। यहाँ पर है सल्फेट, सल्फेट का संकेत होता है SO4 जिसे मूलक तत्व कहते हैं और इसकी संयोजकता 2 है। अब इन संयोजकता के हेल्प से हम सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र कैसे लिखा जाता है यह भी समझ लो। तो यहाँ है बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोराइड की संयोजकता होती है 1। अब इनकी संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है, मतलब क्लोराइड की जो संयोजकता 1 है ये बेरियम के साथ, और बेरियम की संयोजकता क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बेरियम Ba1Cl2। अब यहाँ पर एक आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो हम एक को नहीं लिखते हैं, मतलब एक होता ही है, तो हमारे पास आ जाएगा BaCl2। एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा सूत्र एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसे भी हम लिख लेते हैं संयोजकता के अनुसार। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और सल्फेट की संयोजकता 2 है, इसे भी हम क्रॉस में लिखेंगे। तो सल्फेट की संयोजकता 2 एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 सल्फेट के साथ। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा Al2 ब्रैकेट में SO4 और ब्रैकेट बंद 3। अब इस सूत्र के अनुसार हम इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ बेरियम क्लोराइड, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस में है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट। बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर बेरियम की भी संयोजकता 2 है और सल्फेट की भी संयोजकता 2 है,
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट सिंगल सिंगल आया है, कोई संयोजकता नहीं दोनों की। और प्लस में है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमने कर दिया AiCl3। अब यहाँ पर ये 3 है, ये एल्यूमिनियम की संयोजकता है जो क्लोराइड के साथ लिखी गई है, और जो क्लोराइड की संयोजकता वो 1 है, वो एल्यूमिनियम के साथ लिखी गई, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, क्योंकि असंतुलित समीकरण। आप यहाँ पर देखोगे तो बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड की जो परमाणु संख्या है वो 2 है, और यहाँ पर जो क्लोराइड की परमाणु संख्या वो 3 है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। तो इसे हम संतुलित समीकरण करेंगे, तो मैं सबसे पहले एक और समीकरण लिख लेता हूँ, जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। अब आप देखोगे ये अभिकारक कहलाता है और ये हमारे उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 3 है। अब इसे हम संतुलित करेंगे, तो मैं यहाँ पर 3 नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेरियम की संयोजकता है वो 2 है। अब यहाँ 3 कर दूंगा तो ये सूत्र गलत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा अभी। तो यहाँ 3 लगा दे। अब देखोगे तो ये जो 3 है, ये क्लोराइड की परमाणु संख्या कैसे काउंट की जाती है, तो 3 का 2 के साथ गुणा करते हैं, तो अब पढ़ा जाएगा 3 दूनी 6, मतलब क्लोराइड की परमाणु संख्या 6 हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोराइड की जो परमाणु संख्या वो 3 है, तब मैं इसे 6 नहीं कर सकता, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की संयोजकता है वो 3 है, वो 3 के साथ ही दोस्ती कर सकता है, 6 के साथ नहीं। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। मतलब अब ये क्लोराइड की यदि परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो परमाणु संख्या जो क्लोराइड की वो भी 6 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्लोराइड और क्लोराइड संतुलित हो गया है। अब ये जो 2 है, ये एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता 2 हो गई। अब यहाँ पे भी आप अभिकारक में देखोगे तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम भी संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो बेरियम है इसकी परमाणु संख्या 3 है, और यहाँ पर बेरियम की परमाणु संख्या 1 है। तो अब यहाँ पर हमें संतुलित करना है, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा। तो यहाँ अभिकारक में भी बेरियम की परमाणु संख्या 3 हो गई, और यहाँ पे भी बेरियम की परमाणु संख्या 3 हो गई। अब ये जो सल्फेट है यहाँ पे अभिकारक में, इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 3 है, और ये जो 3 है ये इस सल्फेट की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पे सल्फेट की भी परमाणु संख्या 3 हो गई। इस प्रकार सभी तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर हो गई है, मतलब अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर है, अतः यह एक संतुलित समीकरण बन गया है। नेक्स्ट समीकरण है, और यहाँ भी एक शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है सोडियम प्लस जल, मतलब जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। अब यह एक शब्द समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है, तो सबसे पहले इसे हम सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर इसे संतुलित करेंगे। तो इसके लिए हम इन तत्वों की पहले संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम, सोडियम का संकेत Na है और इसकी संयोजकता 1 होती है। हमारे पास यहाँ पर है जल, और जल 2 तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ हम दोनों तत्वों की संयोजकता लिखेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए संकेत हो जाएगा H और इसकी संयोजकता 1 होगी, और यहाँ ऑक्सीजन O जिसकी संयोजकता 2 होती है, और यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड, ये मूलक तत्व होता है जिसका संकेत OH होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम का हम कर देंगे Na, प्लस में जल का सूत्र होता है H2O, तो हमने यहाँ पर कर दिया H2O। अब यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर 1 है लेकिन लिखा नहीं गया। इन दोनों की अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हमने यहाँ पर कर दिया NaOH, प्लस में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अब ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, अब हमें इसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ, जिससे आपको पता चले कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट क्या था। अब यहाँ पर देखोगे ये हमारा अभिकारक होता है और ये हमारा उत्पाद होता है। तो यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है, और यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। टोटल उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 है, और यहाँ पर 2 है, इसलिए असंतुलित है। तो हमें इधर संतुलित करना होगा।
अब मैं यहाँ पर 3 नहीं लगा सकता क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन केवल 2 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है, 3 के साथ नहीं। तो मैं इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जो 2 है, इससे हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 का गुणा करते हैं तो हमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर होगी परमाणु संख्या 4 और उत्पाद में है 3। अब इधर भी 4 करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ अब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शा रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, टोटल 4 हो गए। तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सोडियम Na की परमाणु संख्या भी 2 हो गई और यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर सोडियम भी संतुलित हो गया और ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और ये जो 2 है ये भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। तो अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या दोनों संतुलित हो गई है और ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। लिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 2 अभिक्रिया दी गई है जिन्हें हमें संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो हमारे पास पहली अभिक्रिया है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अब इस अभिक्रिया को हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना होगा और फिर इसे संतुलित करना होगा। अब किसी भी अभिक्रिया को सूत्र समीकरण में लिखने से पहले हमें उनके तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, जिससे हम उसका सही सूत्र लिख सकते हैं। मतलब इस अभिक्रिया को हमें सूत्र के रूप में लिखना होगा तो हमें इनके तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, जिससे हम इनका सही सूत्र बना सके। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है बेरियम। अब बेरियम का संकेत होता है Ba और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है क्लोराइड और क्लोराइड का संकेत होता है Cl और इसकी संयोजकता होती है 1। क्लोराइड ही क्लोरीन होता है जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। जब क्लोरीन तत्व के रूप में होता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है और जब क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो फिर उसे क्लोराइड पढ़ा जाता है। यहाँ पर है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी संयोजकता होती है 1। यहाँ पर है सल्फेट और सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर सल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और इसे मूलक तत्व कहते हैं। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड, तो हमारे पास आ जाएगा BaCl2। अब यहाँ पर जो संयोजकता होती है उन्हें क्रॉस में लिखा जाता है। तो बेरियम की संयोजकता 2 वो क्लोराइड के साथ लिखी जाती है, यहाँ पर 2 कर दिया और क्लोराइड की संयोजकता 1 को हमने बेरियम के साथ लिख दिया और यहाँ पर 1 लिखा होता है लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ब्रैकेट में हमने कर दिया AQ। इसका मतलब होता है एक्यूएस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन। यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि अभिक्रियाओं के लिए उनका अवस्था के संकेतों के साथ लिखिए। मतलब जो पदार्थ होते हैं वो ठोस रूप में है, द्रव रूप में है या गैस रूप में है, हमें उनके संकेत भी लिखना है। तो ये जलीय विलयन एक्यूएस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। फिर प्लस में यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का संकेत होता है Na और यहाँ सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इसकी संयोजकता होती है 2। तो यहाँ पर सल्फेट की संयोजकता को सोडियम के साथ लिख देंगे 2 और जो सोडियम की संयोजकता 1 है वो सल्फेट के साथ लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम यदि सोडियम की संयोजकता को लिखते तो इसे ब्रैकेट में करते SO4 को और यहाँ पर 1 लिखा जाता, लेकिन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती और यह भी ब्रैकेट में आ जाएगा AQ, मतलब एक्यूएस सॉल्यूशन, जिसे जलीय विलयन कहते हैं। और इनके अभिक्रिया से बन रहा है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमने कर दिया NaCl। अब दोनों की संयोजकता इक्वल है, सोडियम की भी 1 है और क्लोराइड की भी 1 है। जब दोनों की संयोजकता इक्वल आ जाती है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब संयोजकता से संयोजकता कैंसल हो जाती है और यहाँ पे भी हमने कर दिया इसको AQ। प्लस में घुलनशील बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर प्लस में कर दिया, बेरियम के लिए Ba लगा दिया और सल्फेट के लिए SO4 लगा दिया और यहाँ पर भी
बेरियम की संयोजकता भी 2 है और सल्फेट की संयोजकता भी 2 है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों की संयोजकता कैंसिल कर दी है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यहाँ पर एस लगा दिया। इसका मतलब है कि जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, क्योंकि हमारे पास ये जो बाया पक्ष होता है ये हमारा अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती तो वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिकारक में जो सोडियम की परमाणु संख्या वो 2 है और उत्पाद में सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार यह असंतुलित समीकरण है, तो इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और समीकरण लिख लेंगे जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। अभी हमने यहाँ पर देखा कि सोडियम की अभिकारक में परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। अब हम इसे संतुलित करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम सोडियम की परमाणु संख्या 2 करेंगे तो मैं Na के नीचे सोडियम के नीचे 2 नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड की संयोजकता भी 1 है। इसका मतलब है कि क्लोराइड केवल एक ही सोडियम के साथ दोस्ती कर सकता है, 2 के साथ नहीं। यदि सोडियम की संख्या बढ़ेगी तो क्लोराइड की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 2 होगी, यह संतुलित हो गया और ये जो 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 और अभिकारक में भी क्लोराइड की परमाणु संख्या 2, इस प्रकार यह भी संतुलित हो गया। अभिकारक में बेरियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी बेरियम की परमाणु संख्या 1 है, इस प्रकार बेरियम भी संतुलित है। और यहाँ पर सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी सल्फेट की परमाणु संख्या 1, इस प्रकार यह भी संतुलित है। और यदि आप सल्फेट को अलग अलग इनकी परमाणु संख्या गिनेंगे तो भी यह संतुलित होगा। मतलब यदि हम इसकी करें सल्फर की, तो यहाँ पर सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। अब अलग अलग तत्वों की भी परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दोनों की हमने निकाल लिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया। ये अब हमारा संतुलित समीकरण बन गया है। अब हमारे पास दूसरी अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब हमें इस अभिक्रिया को पहले सूत्र समीकरण में लिखना होगा और यदि समीकरण संतुलित है तो ठीक है और यदि असंतुलित है तो फिर हम उसे संतुलित करेंगे। अब किसी भी अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखने से पहले हमें उनके तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, जिससे हम किसी भी अभिक्रिया का सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेंगे। तो यहाँ पर है सोडियम और सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी संयोजकता होती है 1। यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH और इसकी संयोजकता होती है 1। और जो हाइड्रोक्साइड होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और एक मूलक तत्व है। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा जाता है, जो हाइड्रोजन और क्लोराइड क्लोरीन से मिलकर बनता है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता लेंगे। तो पहले लिख लेंगे हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। और यहाँ पर है क्लोरिक मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl और इसकी संयोजकता भी 1 होती है। अब हम इस संयोजकता के आधार पर इस अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH और दोनों की संयोजकता इक्वल है, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा NaOH। और इससे भी हमें अवस्था के रूप में दर्शाना है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे AQ, जिसका मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन। और ये विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, तो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड होता है मतलब HCl, तो यहाँ हमने कर दिया प्लस में HCl और इसे S दर्शा दिया, मतलब ये सॉलिड के रूप में है। अब जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम के लिए Na और क्लोराइड के लिए Cl और यहाँ पर भी दोनों की संयोजकता इक्वल है, तो यहाँ पर एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमारे पास आ जाएगा NaCl और यह सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पर है जल, तो जल का सूत्र होता है H2O और यह मतलब गैस मतलब भाप के रूप में प्राप्त होता है।
अब हम ये देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है। तो हमारे जो बाया पक्ष होता है हमारा अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। यदि अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है। तो हम यहाँ पर गिन लेते हैं। तो यहाँ अभिकारक सोडियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी सोडियम की परमाणु संख्या 1 यह बराबर है। यहाँ पर हम यदि बात करें ऑक्सीजन की तो OH मतलब हाइड्रोक्साइड को हम अलग अलग तत्वों के रूप में परमाणु संख्या गिनेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन भी संतुलित है। अब हाइड्रोजन की बात करते हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है। मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। और यहाँ पर है क्लोराइड। क्लोराइड की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार यहाँ पर क्लोराइड भी संतुलित हो गया। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये हमारा पहले से ही संतुलित है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह संतुलित समीकरण है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर AQ का मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन। अब हम यह समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब यहाँ पर हम एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है यह समझ लेते हैं। जिसे हिंदी में जली विलयन कहते हैं। का अर्थ है वह विलयन जिसमें विलायक के रूप में पानी जल का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा घोल है जिसमें कोई पदार्थ विलय या सॉलिड पानी में घुला हुआ होता है। इसे रासायनिक समीकरणों में ब्रैकेट में AQ द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वियस जली विलयन। उदाहरण के लिए पानी में नमक का घोल, पानी में चीनी का घोल, पानी में अम्ल या क्षार का घोल आदि। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न है जिन्हें हमें समीकरण के रूप में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो हमारे पास प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसे हमें समीकरण के रूप में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो किसी भी समीकरण को सूत्र में लिखना हो या फिर उसे संतुलित करना हो, उसके लिए हमें उन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत होता है N और नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। अब हम इस संयोजकता के आधार पर इस प्रश्न को मतलब इस कथन को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, मतलब नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का सूत्र हो जाएगा N2। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर N2 प्लस में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो यहाँ हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ पर अमोनिया का फार्मूला हो जाएगा NH3। अब ये जो 3 है ये दर्शाता है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। मतलब यहाँ पे इस नाइट्रोजन की संयोजकता 3 के कारण यहाँ पर 3 आया। मतलब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है और हाइड्रोजन की जो संयोजकता है 1 वो यहाँ पर लिखी गई है 1, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर 1 है। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है क्योंकि ये अभिकारक कहलाते हैं और यह उत्पाद कहलाता है और अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है और उत्पाद में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अब इसे हमें संतुलित करना है तो यहाँ पर मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 और उत्पाद में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अब इसे हमें संतुलित करना है तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा जिससे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या भी यहाँ पर 2 हो जाएगी और अभिकारक में तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पहले से ही 2 है। अब लेकिन ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे निकाली जाती है, यहाँ 2 से 3 का गुणा किया जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 आ जाएगी। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की परमाणु संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 हो गए
और अभिकारक में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है। अब इसे भी हमें 6 करना है, तभी यह समीकरण संतुलित होगा। तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा, मतलब 3 लिख दूंगा। तो अब ये समीकरण संतुलित बन गया है, क्योंकि ये जो 3 है ये हम इसका 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और हाइड्रोजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 6 हो जाएगी, और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 है, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या उत्पाद में भी 2 हो गई, और अभिकारक में भी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारे पास प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हमारे पास यहाँ पर यह कथन दिया गया है, इसे हमें पहले समीकरण के रूप में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता 1। यहाँ सल्फाइड, ये सल्फर होता है, जब यह तत्व के रूप में रहता है तो सल्फर पढ़ा जाता है, और जब किसी तत्व के साथ यौगिक के रूप में जुड़ा रहता है तो सल्फाइड पढ़ा जाता है। और सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, और सल्फर की संयोजकता 2 होती है, और सल्फर का संकेत S होता है। अब यहाँ पर आप कथन में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, मतलब वायु की उपस्थिति में, और वायु की उपस्थिति का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर संकेत होता है O, और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अब इस संयोजकता के आधार पर हम इस कथन को समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अब जो सल्फाइड का संयोजकता है 2, वो हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फर के साथ। तो यहाँ हमारे पास समीकरण आ जाएगा H2S। ये जो सल्फर की संयोजकता है 2, वो हाइड्रोजन के साथ लिख दी है हमने, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 वो सल्फर के साथ लिख दी है। और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन उसे ना भी लिखेंगे तो चलता है, मतलब 1 को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर है वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु में दहन होने पर, तो वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के सूत्र होता है O2। अब जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होता है तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर जल का सूत्र हो जाएगा H2O, और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, तो प्लस में हमने कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। तो मैं यहाँ पर एक और समीकरण लिख लेता हूँ। अब हम इसे संतुलित करेंगे। अब देखोगे कि यह असंतुलित समीकरण कैसे है। तो ये हमारा अभिकारक कहलाता है, और ये हमारा उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, और उत्पाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 और यहाँ पर 2, टोटल 3 परमाणु संख्या है। इसलिए ये एक असंतुलित समीकरण है। अब इसे हम संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर उत्पाद में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, और यहाँ पर 2 है, तो लेकिन मैं यहाँ पर अब 3 नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है। यदि मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा तो ये ओजोन का सूत्र बन जाएगा। तो मुझे संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो अब यहाँ मैं 3 लगा दूंगा। अब ये जो 3 है, अब ऑक्सीजन की यहाँ पर परमाणु संख्या कैसे गिनेंगे, ये 3 का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 हो गई है, और इधर अब 3 है, तो अब इधर भी हमें 6 करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 अभी 5 हो गई, अभी भी संतुलित नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 है, ये सल्फर की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर अब सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई, और अभिकारक में सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। तो अब हम इसे अभी संतुलित कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 2। अब यहाँ पर सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई, और यहाँ पर भी सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई। सल्फर संतुलित हो गया, क्योंकि ये जो 2 है ये सल्फर की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो गई। हम इस 2 के साथ गुणा करेंगे
तो हमारे पास हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 आ गई और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। तो अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो अब इसे भी 4 करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पर संतुलित हो गया है और आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया है। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 है और आप यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ इस 2 और 2 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो जाएगी। तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पर, टोटल हो गई 6। मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 हो गई उत्पाद में और अभिकारक में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 हो गई। इस प्रकार सभी तत्व संतुलित हो गए हैं और ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शब्द समीकरण की। तो हमारे पास समीकरण है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। हमारे पास शब्द समीकरण दिया गया है। इसे हम सबसे पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर उसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का होता है Ai और जिसकी संयोजकता 3 है। सल्फेट जिसे मूलक तत्व कहते हैं SO4 जिसकी संयोजकता 2 होती है। यह है बेरियम, बेरियम के लिए होता है Ba और जिसकी संयोजकता 2 होगी। और क्लोराइड, ये क्लोरीन होता है। मतलब जब क्लोरीन तत्व के रूप में होता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है और जब वो किसी तत्व के साथ जुड़ा रहता है तो क्लोराइड पढ़ा जाता है। इसलिए Cl, क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl होता है और जिसकी संयोजकता 1 है। अब इन संयोजकता के आधार पर हम सूत्र समीकरण लिखेंगे। तो जो सल्फेट की संयोजकता होगी वो एल्यूमिनियम के साथ और जो एल्यूमिनियम की संयोजकता है वो सल्फेट के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा Al2SO4 और पावर 3। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर बेरियम की संयोजकता 2 है तो क्लोराइड के साथ लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेरियम क्लोराइड। जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड कर दिया। यहाँ पर 3 जो है वो एल्यूमिनियम की संयोजकता है इसलिए यहाँ पर 3 आया और क्लोराइड की 1 है इसलिए यहाँ पर 1 है और 1 को लिखा नहीं है। और प्लस में बन रहा है बेरियम सल्फेट तो यहाँ पर बन गया बेरियम सल्फेट और दोनों की संयोजकता सेम है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखी गई। अब यहाँ एक असंतुलित समीकरण, इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ। अब आप ये जो ये है ये हमारा अभिकारक कहलाता है जो क्रिया में भाग ले रहा है और इन अभिकारकों से उत्पाद बनता है। मतलब जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए तभी यह एक संतुलित समीकरण होगा। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है इसकी परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 1 है। तो हम इसे संतुलित करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर अब एल्यूमिनियम भी 2 हो गया और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे जो ये 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो पहले से क्लोराइड 3 है और 2 ये आ गया तो इसका गुणा करेंगे तो क्लोराइड हमारे पास 6 हो जाएगा। तो क्लोराइड परमाणु संख्या यहाँ पर 6 है। अब आप इधर देखोगे तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है तो अब हमें इसे भी संतुलित करना है। तो अब इसे 6 बनाने के लिए मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा। तो अब क्लोराइड भी संतुलित हो गया। यहाँ पे भी इसकी परमाणु संख्या 6 हो गई और यहाँ पे भी परमाणु संख्या 6 हो गई। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो बेरियम की जो परमाणु संख्या वो 3 है क्योंकि 3 बेरियम की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। और यहाँ उत्पाद में देखोगे तो बेरियम की जो परमाणु संख्या वो 1 है। तो अब यहाँ पर आप 3 लगा दोगे तो बेरियम भी यहाँ पर संतुलित हो गया। और सल्फेट की यहाँ पे परमाणु संख्या 3 है और ये जो 3 है ये इस सल्फेट मतलब सल्फेट की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है इसलिए सल्फेट की भी परमाणु संख्या 3 है और यहाँ पर भी 3 है इसलिए है संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट समीकरण की और यह समीकरण इस प्रश्न का लास्ट समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है।
हमारे पास यहाँ पर शब्द समीकरण दिया गया है, इसे भी हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। तो यहाँ पर है पोटेशियम और पोटेशियम का संकेत होता है K, जिसकी संयोजकता 1 होती है। और शब्द समीकरण में दिया है पोटेशियम धातु जल के साथ, मतलब यहाँ जल दिया है और जल का सूत्र होता है H2O, मतलब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की संयोजकता लिखेंगे तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन का संकेत O होगा, जिसकी संयोजकता 2 होती है। और यहाँ पर दिया हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मूलक तत्व होता है जिसका संकेत OH है और जिसकी संयोजकता 1 होती है। अब हम संयोजकता के आधार पर एक समीकरण लिखेंगे जो कि असंतुलित होगा। तो यहाँ पर हमने एक असंतुलित समीकरण लिख लिया है। संतुलित समीकरण क्या होता है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर उत्पाद में आप देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, मतलब कुल 3 हाइड्रोजन है और अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए एक असंतुलित समीकरण है। तो इसे हमें संतुलित करना है। तो मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ। आपको इसी समीकरण को संतुलित करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए एक दूसरा समीकरण लिख लिया है ताकि आपको असंतुलित और संतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन इस 2 और इस 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो इस प्रकार से निकाली जाती है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 2 और 2 4 हो गए। अब उत्पाद में जो परमाणु संख्या थी हाइड्रोजन की वो 3 थी, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना होगा। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 2। तो आप देखोगे कि ये जो 2 है ये इस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, और यहाँ ये जो 2 है वो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और यहाँ पर आप देखोगे ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर भी परमाणु संख्या 2 हो गई, इसलिए यहाँ भी संतुलित है और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। यहाँ पर 2 और 2 4। अब यहाँ पर देखोगे आप पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है ये 2 हो गई है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम की जो परमाणु संख्या वो 1 है, इसलिए हमें इसे भी संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ हम कर देंगे 2। इस प्रकार असंतुलित समीकरण से यहाँ संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 4 समीकरण है जिन्हें हमें संतुलित करना है। तो हमारे पास पहला समीकरण है हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जब हाइड्रोजन नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाते हैं, H2O जल का सूत्र होता है। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अभिकारक में NO3 ये पूरा नाइट्रेट कहलाता है, जिसकी परमाणु संख्या पर 1 है। नाइट्रेट एक मूलक तत्व है, तो यहाँ पर नाइट्रेट की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में नाइट्रेट की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर 2 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। तो मैं यहाँ पर एक संतुलित समीकरण लिख लेता हूँ। अभी इसे हमें संतुलित करना है, लेकिन संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में आपको डिफरेंट पता चल सके, इसलिए मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिख लिया है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रेट की जो परमाणु संख्या है यहाँ पर 1 है और उत्पाद में नाइट्रेट की परमाणु संख्या 2 है। तो अभी इसे हम संतुलित करेंगे, तो इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 जो है ये इस पूरे नाइट्रेट की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अभिकारक में जो 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई और यहाँ पर ऑक्सीजन, मतलब ये कहलाता है OH हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम यहाँ पर इनकी परमाणु संख्या अलग अलग गिनेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो ये 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ पर भी 2, टोटल अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो गई 4। और आप उत्पाद में देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है,
तो इसे भी हमें 4 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो अब ये जो 2 है, ये इस प्रकार हाइड्रोजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर कैसे निकलती है, इस 2 का इस 2 के साथ हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो गई। और ये 2 इस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और अभिकारक में भी ये जो 2 है ये भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और कैल्शियम की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दूसरा समीकरण है, इसे भी हमें संतुलित करना है। तो हमारे पास समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, क्योंकि कभी कभी संतुलित समीकरण भी दे देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अभिकारक है इसमें सोडियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में सोडियम की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, तो इसे अब हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम एक संतुलित समीकरण ले लेंगे। अब इसे हम संतुलित करना है तो सोडियम की यहाँ पर परमाणु संख्या 2, तो अब हम अभिकारक में भी सोडियम को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर सोडियम संतुलित हो गया है, यहाँ पे भी सोडियम की परमाणु संख्या 2 हो गई और उत्पाद में भी सोडियम की परमाणु संख्या 2 हो गई। अब उत्पाद में आप देखोगे तो सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है। SO4 एक मूलक तत्व कहलाता है जिसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है और अभिकारक में भी सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है, यह भी संतुलित है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये OH हाइड्रोक्साइड कहलाता है, लेकिन जब हम किसी समीकरण को संतुलित करते हैं तो यहाँ अलग अलग तत्वों को पढ़ा जाता है। तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की। हम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की अलग अलग परमाणु संख्या को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ हम देखेंगे उत्पाद में तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो अब हम इसे संतुलित करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ये 2 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। अब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। तो अभिकारक में टोटल 4 हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो गई और ये 2 इस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हम कैसे गिनेंगे, इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन की यहाँ पर भी परमाणु संख्या 4 है। इस प्रकार उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 है और अभिकारक में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 है। इस प्रकार यहाँ संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर तीसरा समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है। तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ Ag का मतलब होता है सिल्वर और सिल्वर का मतलब होता है चांदी और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है तो हम यह देख लेते हैं कि यह समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभिकारक में सोडियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। यहाँ पर सोडियम संतुलित है। अब देखेंगे हम क्लोराइड को, यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार क्लोराइड भी संतुलित है। अभिकारक में Ag मतलब सिल्वर की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी Ag मतलब सिल्वर की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार सिल्वर भी यहाँ पर संतुलित है। और अभिकारक में नाइट्रेट NO3 इसकी भी परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी NO3 की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है। तो बस हम इतना लिख देंगे कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि असंतुलित होता तो फिर हम इसे संतुलित करते, लेकिन यह पहले से ही संतुलित रूप में है।
यह समीकरण इस प्रश्न का चौथा और लास्ट समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है। तो हमारे पास समीकरण है बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट या H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। जब बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं या HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है तो सबसे पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि यह समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है। तो यहाँ पर इस अभिकारक में जो क्लोराइड है इसकी परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार यह समीकरण असंतुलित है, इसे अब हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इस 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी। तो उत्पाद में अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई और अभिकारक में अब देखोगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 2 है। इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया है और क्लोराइड भी संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे अभिकारक में बेरियम, तो बेरियम की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी बेरियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार बेरियम भी संतुलित है। अब अभिकारक में आप देखोगे तो यहाँ पर SO4 सल्फेट है, इसकी भी परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है और उत्पाद में SO4 सल्फेट की परमाणु संख्या भी 1 है। इस प्रकार यह भी एक संतुलित है। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण हो गया है। पहले ये असंतुलित था, बस हमने यहाँ पर 2 लगाया है, बस इस प्लेस पर आप 2 लगा देना तो ये पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रश्न में टोटल 4 शब्द समीकरण दिए हैं जिन्हें हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर उन्हें संतुलित करना है। तो हमारे पास पहला शब्द समीकरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को हम पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे और सूत्र समीकरण यदि संतुलित है तो ठीक है और यदि वह असंतुलित है तो फिर हम उसे संतुलित करेंगे, क्योंकि कुछ शब्द समीकरण सूत्र समीकरण में लिखने पर ही संतुलित हो जाते हैं। अब किसी भी शब्द समीकरण को हमें सूत्र समीकरण में लिखना हो तो हमें उन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत होता है Ca और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एक मूलक तत्व होता है और इसका संकेत OH होता है और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पर है कार्बन, कार्बन का संकेत C होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब यहाँ पर है कैल्शियम तो आ गया, यहाँ पर है कार्बोनेट, कार्बोनेट भी एक मूलक तत्व है और इसका सूत्र होता है मतलब संकेत या सूत्र होता है CO3 और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है जल और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर हम दोनों तत्वों की संयोजकता लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसकी संयोजकता होती है 2। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम के लिए C और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, तो हमने यहाँ पर कर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम की यहाँ पर संयोजकता 2 है तो वो हाइड्रोक्साइड के साथ लिखी जाती है और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 वो कैल्शियम के साथ लिखी जाती है और यहाँ पर 1 होता है लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अभिक्रिया से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कर दिया हमने Ca और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, तो CO3 कर दिया। अब दोनों की संयोजकता बराबर है इसलिए संयोजकता से संयोजकता कैंसिल हो जाती है और यहाँ पर आ जाता है सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस में बन रहा है जल,
तो यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2O और हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन की संयोजकता मतलब हाइड्रोजन के साथ, ये जो दो है ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ दो लिख दिया है और ऑक्सीजन की वो हाइड्रोजन की जो संयोजकता एक है वो ऑक्सीजन के साथ लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार संयोजकता के आधार पर जल का सूत्र बनता है H2O। अब ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है, हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं और ये जो इन अभिक्रियाओं से जो पदार्थ बनता है ये हमारे उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या यदि बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है और यदि बराबर नहीं है तो यह समीकरण असंतुलित है। फिर इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो अभिकारक में कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार कैल्शियम की परमाणु संख्या बराबर है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड OH है, इन दोनों तत्वों की अलग अलग हम परमाणु संख्या निकालेंगे। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अलग और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अलग। तो यहाँ पर ये जो दो है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या गिन लेते हैं। तो यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। टोटल अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो गई। अब हम उत्पाद में देखते हैं। तो यहाँ पर O3 है, ये 3 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 और यहाँ पर है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1। इस प्रकार उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो गई है। इस प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभिकारक में भी 4 और उत्पाद में भी 4, दोनों बराबर हो गई है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ये ब्रैकेट में है, इसलिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट में नहीं। इस प्रकार ऑक्सीजन की केवल परमाणु संख्या 3 होगी, कार्बन की नहीं गिनी जाएगी यहाँ पर 3। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हम यहाँ पर गिन लेते हैं। तो अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। इस प्रकार यह भी बराबर है। अब यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी ये कार्बन की परमाणु संख्या 1 है। ये जो 3 है ये केवल ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, कार्बन की नहीं। तो यहाँ पर भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 और अभिकारक में भी कार्बन की परमाणु संख्या 1। इस प्रकार यह संतुलित समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह संतुलित समीकरण है। कुछ ऐसे शब्द समीकरण आते हैं जिन्हें सूत्र समीकरण में लिखने पर संतुलित हो जाते हैं और कुछ समीकरणों को हमें संतुलित करना है। आई होप कि हमको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट समीकरण है शब्द समीकरण। तो हमारे पास यहाँ पर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर प्राप्त होता है। तो इससे भी हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर उसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक का संकेत होता है Zn, जिसकी संयोजकता 2 होती है। सिल्वर मतलब चांदी, जिसका संकेत होता है Ag, जिसकी संयोजकता 1 होती है। और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, जिसे मूलक तत्व कहते हैं और इसकी भी संयोजकता 1 होती है। अब हम इस संयोजकता के आधार पर एक समीकरण लिखेंगे जो कि एक असंतुलित होगा। अब हमने यहाँ पर लिख लिया जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो हमने लिख लिया AgNO3 क्योंकि दोनों की संयोजकता 1-1 है। और यहाँ पर अब बना जिंक नाइट्रेट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर है तो Ag कर दिया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो नाइट्रेट है, यहाँ पर उत्पाद में नाइट्रेट की परमाणु संख्या 2 है और अभिकारक में नाइट्रेट की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। तो इसे हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक समीकरण लिख लूंगा ताकि आपको असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रेट की जो परमाणु संख्या 2 है, तो इसलिए और यहाँ पर नाइट्रेट की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर
नाइट्रेट की परमाणु संख्या बराबर करने के लिए 2 लगा दूंगा। अब ये नाइट्रेट संतुलित हो गया, यहाँ पे भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है। अब देखो कि यहाँ पर जो Ag है सिल्वर, इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 2 हो गई अभिकारक में, और उत्पाद में परमाणु संख्या 1 है सिल्वर की, तब यहाँ पर हम इसे संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीसरा शब्द समीकरण है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। मतलब जब एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाते हैं। अब हमें इस शब्द समीकरण को भी पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर इसे संतुलित करना है। तो इस शब्द समीकरण को हम सूत्र समीकरण में लिखने से पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं, जिससे हमें इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखने में आसानी हो। तो हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम तत्व है और एल्यूमिनियम का संकेत Ai होता है और इसकी संयोजकता 3 होती है। यहाँ पर है कॉपर और कॉपर का संकेत होता है Cu और कॉपर की संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर है क्लोराइड, क्लोराइड ही क्लोरीन होता है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। जब क्लोरीन तत्व के रूप में रहता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है, और जब क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो क्लोराइड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्लोराइड का संकेत Cl हो जाएगा और इसकी संयोजकता 1 होगी। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो यहाँ पर है एल्यूमिनियम तत्व, तो एल्यूमिनियम के लिए लिख देंगे हम Ai। प्लस में है कॉपर क्लोराइड, तो हमने यहाँ पर कर दिया CuCl2। क्योंकि यहाँ पर कॉपर की संयोजकता 2 है तो कॉपर की संयोजकता क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, और क्लोराइड की संयोजकता कॉपर के साथ, क्योंकि इनकी संयोजकता क्रॉस में लिखी जाती है तो कॉपर के साथ, तो यहाँ पर 1 लिखा है लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे पास आ गया है कॉपर क्लोराइड। और इनके अभिक्रिया से बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ एल्यूमिनियम के लिए Ai और क्लोराइड के लिए Cl। अब ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम की संयोजकता है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता क्लोराइड के साथ हमने यहाँ पर क्लोराइड के साथ 3 कर दी, और क्लोराइड की संयोजकता 1 वो एल्यूमिनियम के साथ कर दी। यहाँ पर 1 लिखा है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में बन रहा है कॉपर, तो हम यहाँ पर कर दिया कॉपर। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, क्योंकि ये जो पक्ष है हमारा बाया ये अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक में ये जो क्लोराइड है इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 3 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, तो इसे हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख लेता हूँ जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंस पता चल सके। अब यहाँ पर क्लोराइड की जो परमाणु संख्या 3 है और अभिकारक में क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है, इसे अब हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा, क्योंकि मैं 2 के प्लेस पर 3 नहीं लगा सकता, क्योंकि जो कॉपर की संयोजकता है वो 2 है, मतलब कॉपर केवल 2 क्लोराइड के साथ दोस्ती कर सकता है, 3 के साथ नहीं, इसलिए मैं यहाँ 3 नहीं लगा सकता, इसके लिए हमें यहाँ पर 3 लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। अब ये जो 3 है, अब यहाँ पर हम क्लोराइड की परमाणु संख्या कैसे गिनेंगे, इस 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे जिससे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 6 बन जाएगी। अब उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 3 है तो इसे भी हम 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इस प्रकार क्लोराइड की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी, तो क्लोराइड यहाँ पर संतुलित हो गया। अब ये जो 2 है ये एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 है और अभिकारक में एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 1 है। अब हमें इसे भी संतुलित करना है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे जिससे एल्यूमिनियम भी संतुलित हो जाएगा। आप देखेंगे जो 3 है अभिकारक में ये कॉपर की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और उत्पाद में कॉपर की परमाणु संख्या 1 है, तो अब हम कॉपर को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। इस प्रकार कॉपर भी संतुलित हो गया। इस प्रकार हमारा जो असंतुलित समीकरण था वो संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास इस प्रश्न का चौथा और लास्ट शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। मतलब
जब बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। अब हमें इस शब्द समीकरण को पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर इसे संतुलित करना है। तो जब भी हम शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखते हैं, इसके लिए हमें इन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, जिससे हम इस शब्द समीकरण को से सूत्र समीकरण आसानी से बना सके। तो यहाँ पर हम पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है बेरियम, बेरियम का संकेत होता है Ba और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है क्लोराइड, क्लोराइड का संकेत होता है Cl और इसकी संयोजकता होती है 1। यहाँ पर है पोटेशियम और पोटेशियम का संकेत होता है K और इसकी संयोजकता 1 होती है। और यहाँ पर है सल्फेट और सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इसकी संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर जो सल्फेट होता है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और इसे मूलक तत्व कहते हैं। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे शब्द समीकरण है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BaCl2। अब यहाँ पर बेरियम की जो संयोजकता है वो 2, वो क्लोराइड के साथ लिखी जाती है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। और क्लोराइड की जो संयोजकता होती है 1, वो बेरियम के साथ लिखी जाती है, तो यहाँ पर 1 होता है लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बेरियम क्लोराइड को लिख दिया हमने BaCl2। प्लस में है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का संकेत होता है वो K होता है और यहाँ पर सल्फेट की जो संयोजकता है वो 2 है, तो सल्फेट की संयोजकता पोटेशियम के साथ लिखी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया 2। और पोटेशियम की संयोजकता सल्फेट के साथ लिखी जाती है और यहाँ पर पोटेशियम की संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर 1 लिखते हैं, लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया BaSO4। यहाँ पर दोनों की संयोजकता इक्वल है, बेरियम की संयोजकता 2 है और सल्फेट की भी संयोजकता 2 है। दोनों की जब संयोजकता इक्वल हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो हमने कर दिया यहाँ पर BaSO4। प्लस में बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड, तो हमने यहाँ पर भी दोनों की संयोजकता इक्वल है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए कर दिया KCl। यहाँ पे भी दोनों की संयोजकता लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी दोनों की संयोजकता 1 है तो 1 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों की संयोजकता इक्वल है, इस प्रकार भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, क्योंकि ये जो हमारा पक्ष है, बाया पक्ष है, ये हमारा अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या यदि बराबर नहीं होती तो वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभिकारक में जो क्लोराइड की परमाणु संख्या है वो 2 है और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, तो इसे हम संतुलित समीकरण करेंगे, एक असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो क्लोराइड की परमाणु संख्या वो 2 है अभिकारक में और यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है, तो इसे संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। ये जो 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को दर्शाता है। मैंने 2 यहाँ क्लोराइड के नीचे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो पोटेशियम की संयोजकता है वो 1 होती है। इसका मतलब है कि जो पोटेशियम है वो केवल एक ही क्लोराइड के साथ दोस्ती कर सकता है, 2 के साथ नहीं कर सकता। यदि क्लोराइड की परमाणु संख्या बढ़ती है तो पोटेशियम की परमाणु संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे अभिकारक में, तो यहाँ पर पहले से ही पोटेशियम की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में भी ये जो 2 है ये भी पोटेशियम की परमाणु संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार यहाँ पर पोटेशियम भी संतुलित हो गया है। अभिकारक में बेरियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी बेरियम की परमाणु संख्या 1 है, इस प्रकार यह भी संतुलित है। अब यहाँ पर ये जो SO4 कहलाता है ये हमारा सल्फेट है, इसकी यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है। आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग इन तत्वों की संयोजक परमाणु संख्या गिन सकते हैं। मतलब जो सल्फेट होता है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो आप चाहो तो यहाँ सल्फर की परमाणु संख्या गिनोगे तो यहाँ पर सल्फेट की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन की देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। इस प्रकार यह संतुलित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं
प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 4 शब्द समीकरण दिए हैं, जिन्हें हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर संतुलित करना है और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। मतलब जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन प्रकार की होती है। तो हमें इन अभिक्रियाओं के नाम भी बताने हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो हमारे पास पहला शब्द समीकरण है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। मतलब जब पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को हम पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर संतुलित करेंगे। तो किसी भी शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखने से पहले हमें उन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं, जिससे हमें इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है K और इसकी संयोजकता होती है 1। यहाँ पर है ब्रोमाइड और ब्रोमाइड का संकेत होता है Br। मतलब ब्रोमाइड ही ब्रोमीन है। जब ब्रोमीन तत्व के रूप में रहता है तो ब्रोमीन पढ़ा जाता है, और जब ब्रोमीन किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो ब्रोमाइड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ब्रोमाइड की संयोजकता 1 आ जाएगी। यहाँ पर है बेरियम। बेरियम का संकेत होता है Ba और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है आयोडाइड। आयोडाइड ही आयोडीन होता है। जब आयोडाइड आयोडीन मतलब तत्व के रूप में रहता है तो आयोडीन पढ़ा जाता है, और जब आयोडीन किसी यौगिक के साथ जुड़ जाता है तो आयोडाइड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आयोडीन का संकेत I होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाएंगे। तो हमारे पास सूत्र समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का संकेत K और ब्रोमाइड का संकेत Br। तो हमारे पास आ जाएगा KBr। अब यहाँ पर दोनों की संयोजकता क्या दी, यहाँ पर संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की संयोजकता इक्वल है। पोटेशियम की संयोजकता भी 1 है और ब्रोमाइड की संयोजकता भी 1 है। तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती जब दोनों की संयोजकता इक्वल हो उस टाइम पे। प्लस में बन रहा है बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम के लिए होता है Ba और आयोडाइड के लिए होता है I। तो हमारे पास आ जाएगा BaI2। अब यहाँ पर बेरियम की संयोजकता 2 है, तो बेरियम की संयोजकता आयोडीन के साथ लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया है, और आयोडीन की संयोजकता 1 को बेरियम के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमारे पास आ गया है BaI2। अब जब दोनों की अभिक्रिया से क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, तो हमने यहाँ पर पोटेशियम के लिए होता है K और आयोडाइड के लिए है I। तो यहाँ पर कर दिया है KI। यहाँ पे भी दोनों की संयोजकता इक्वल है। पोटेशियम की संयोजकता भी 1 है और आयोडाइड की भी संयोजकता 1 है, इसलिए यहाँ पर संयोजकता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। प्लस में बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम के लिए Ba और ब्रोमाइड के लिए Br। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे BaBr2। अब यहाँ पर भी बेरियम की संयोजकता 2 है, तो बेरियम की संयोजकता ब्रोमाइड के साथ, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया ब्रोमाइड के साथ, और ब्रोमाइड की संयोजकता 1 बेरियम के साथ। तो यहाँ पर 1 लिखा जाता है, लेकिन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, क्योंकि ये जो हमारा बाया पक्ष होता है हमारा अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर अब देखोगे तो आयोडाइड जो है इसकी यहाँ पर परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में आयोडाइड की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, तो इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक संतुलित समीकरण लिख लेता हूँ, मतलब जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर हमारे पास अभिकारक में आयोडाइड की जो परमाणु संख्या वो 2 है और यहाँ पर उत्पाद में आयोडाइड की परमाणु संख्या 1 है। तो अब हम इसे इक्वल करेंगे। तो मैं यहाँ आयोडाइड के नीचे 2 नहीं लगा सकता, क्योंकि जो पोटेशियम की संयोजकता है वो 1 होती है। मतलब पोटेशियम केवल एक ही आयोडाइड के साथ दोस्ती कर सकता है, 2 के साथ नहीं कर सकता। यदि आयोडाइड की परमाणु संख्या बढ़ेगी तो पोटेशियम की परमाणु संख्या भी बढ़ेगी। इस प्रकार हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर आयोडाइड संतुलित हो गया है, क्योंकि अभिकारक में भी आयोडीन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और ये 2 है ये आयोडाइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार
आयोडाइड संतुलित हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उत्पाद में जो पोटेशियम है इसकी अब यहाँ पर परमाणु संख्या 2 हो गई है और अभिकारक में पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 है। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। यहाँ भी मैं के नीचे 2 नहीं लगा सकता क्योंकि जो ब्रोमाइड की संयोजकता वो 1 है। इसका मतलब है कि ब्रोमाइड भी केवल एक ही पोटेशियम के साथ दोस्ती कर सकता है, 2 के साथ नहीं कर सकता। इसलिए हम 2 यहाँ पर लगाएंगे। इस 2 से क्या होगा कि यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या भी 2 हो गई और ब्रोमाइड की परमाणु संख्या भी 2 हो गई। दोनों की संख्या बराबर है क्योंकि इनकी संयोजकता बराबर है। अभी जो 2 है ये ब्रोमाइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अभिकारक में जो ब्रोमाइड की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रोमाइड की परमाणु संख्या 2 है, ये भी बराबर है। और अभिकारक में बेरियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी बेरियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण संतुलित बन गया है। अब हमें इस अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो ये जो समीकरण है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब यहाँ पर पोटेशियम जो है अभिकारक में, इसने ब्रोमाइड को, जो ब्रोमाइड है उसे बेरियम को दे दिया है और बेरियम से जो आयोडीन है वो पोटेशियम ने ले लिया। मतलब अपने आयनों का आदान प्रदान कर दिया है। ब्रोमाइड बेरियम को दे दिया है यहाँ पर और जो बेरियम के पास आयोडीन था वो यहाँ पर पोटेशियम ने ले लिया है। इस प्रकार यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आई होप कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट समीकरण की। तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण है जिंक कार्बोनेट। मतलब जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर शब्द समीकरण दिया है, इसे हमें सूत्र समीकरण में लिखना है और यदि वो असंतुलित है तो संतुलित करेंगे और यदि संतुलित है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक, तो जिंक का संकेत Z होता है और इसकी संयोजकता 2 होगी। कार्बोनेट होता है CO3, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। और ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन तत्व के रूप में रहता है तो ऑक्सीजन पढ़ा जाता है और जब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ यौगिक के रूप में जुड़ा रहता है तो ऑक्साइड पढ़ा जाता है। इसलिए O हो जाएगा 2 और इसकी भी संयोजकता 2 है। अब हम संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जिंक कार्बोनेट, तो हमने लिख दिया जिंक कार्बोनेट। दोनों की संयोजकता इक्वल है इसलिए यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 था, दोनों कैंसिल हो गए इसलिए आ गया जिंक कार्बोनेट। इसे गर्म करते तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों की संयोजकता सेम होती है इसलिए यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया तो जिंक ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो ये जिंक के साथ लिखी थी और जिंक की संयोजकता भी 2 है तो ये भी ऑक्सीजन के साथ लिखी थी और दोनों की संयोजकता कैंसिल हो जाती है जब इक्वल होते हैं। अब हम यह चेक करेंगे ये संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे जिंक, तो अभिकारक में जिंक की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है इसलिए जिंक यह संतुलित है। अब यहाँ पर देखोगे ये कार्बन है, तो कार्बन की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है इसलिए यह भी संतुलित है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 और टोटल 3 ऑक्सीजन। मतलब उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 और अभिकारक में भी परमाणु संख्या 3 है ऑक्सीजन की, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह संतुलित समीकरण है। अब यह किस प्रकार का समीकरण है? तो यह अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसा समीकरण या अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए अपघटन अभिक्रिया का प्रकार है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट समीकरण की। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यह भी एक शब्द समीकरण है, इसे भी हमें सूत्र समीकरण में लिखना है और संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता भी 1, दोनों की संयोजकता इक्वल है। अब हम इस शब्द समीकरण के अनुसार सूत्र लिखेंगे।
तो यहाँ हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड और दोनों की संयोजकता एक होती है, इसलिए आ जाएगा HCl। आप देखोगे कि ये एक असंतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए हम इसे संतुलित करेंगे। तो मैं एक समीकरण लेता हूँ। अब इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर अभिकारक में जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो मैं यहाँ उत्पाद में भी 2 लगा दूंगा। तो अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 हो गई, और यहाँ अभिकारक में जो क्लोरीन है इसकी परमाणु संख्या भी 2 है, और ये जो 2 है ये इस क्लोरीन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो क्लोरीन या क्लोराइड दोनों एक ही है, तो इसकी भी परमाणु संख्या 2 हो गई। इस प्रकार यह संतुलित हो गया है। और यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। अब हमारे पास इस प्रश्न का चौथा और लास्ट शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को पहले हम शुद्ध समीकरण में लिखेंगे और फिर उसे संतुलित करेंगे। तो किसी भी शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाना हो तो हमें पहले उन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, जिससे हमारा जो सूत्र बने वो सही बने। तो यहाँ पर हम पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ा जाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम दोनों तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, और क्लोराइड का संकेत Cl होता है और इसकी भी संयोजकता 1 होती है। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे, और सूत्र समीकरण में इन संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर समीकरण, मैग्नीशियम है तो हमने यहाँ पर कर दिया मैग्नीशियम का Mg संकेत, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन और क्लोराइड से बनता है तो यहाँ पर कर दिया HCl। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है और क्लोराइड की भी संयोजकता 1 है। जब दोनों की संयोजकता इक्वल हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा HCl। अब इनकी अभिक्रिया से बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का हमने लिख दिया Mg, तो यहाँ पर कर दिया Mg, और क्लोराइड का संकेत होता है Cl, तो हमने यहाँ पर कर दिया Cl। और मैग्नीशियम की यहाँ पर संयोजकता 2 होती है और संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है, मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता क्लोराइड के साथ लिखी जाती है तो हमने यहाँ पर कर दिया 2, और क्लोराइड की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ लिखी जाती है तो जो क्लोराइड की संयोजकता 1 है, यहाँ Mg के पास यहाँ 1 लिखा होता है, लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आ जाता है MgCl2, प्लस में बन रहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अभी जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, और असंतुलित समीकरण क्या होता है, ये हमारा जो बाह्य पक्ष होता है ये हमारा अभिकारक कहलाता है और दाह्य पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या जब बराबर नहीं होती तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या 1 है, अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार यह असंतुलित समीकरण है। तो अब हम असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या 2 है उत्पाद में, तो हम अभिकारक में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर करेंगे। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन के नीचे 2 नहीं लगा सकता, क्योंकि क्लोराइड की जो संयोजकता वो 1 है। इसका मतलब है कि क्लोराइड एक ही हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है। यदि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है तो क्लोराइड की संख्या भी उसी प्रकार बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पर 2 लेना होगा, तो आप यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो ये इस 2 से हाइड्रोजन संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी अभिकारक की परमाणु संख्या 2 हो गई और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। अब ये जो 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में, और उत्पाद में ये जो 2 है ये भी इस क्लोराइड की केवल परमाणु संख्या को दर्शाता है। तो इस प्रकार उत्पाद में भी क्लोराइड की परमाणु संख्या बराबर हो गई। इस प्रकार असंतुलित समीकरण हमारा संतुलित बन गया है। अब हमें इस अभिक्रिया का नाम भी बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है
ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब जो Mg है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और इसमें जो हाइड्रोजन है ये कम क्रियाशील तत्व है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है और अपना स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील तत्व है इसलिए उसने अपना स्थान ले लिया और हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया है। इस प्रकार यह विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीख गए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।